आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। देखने में ये महज एक साधारण सी एक बाइलिंगुअल क्विज लगती है, हिंदी और अंग्रेजी में। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी लिस्ट जिसमें सवाल है और 4 विकल्प दिए गए हैं। अक्सर स्कूल या कॉलेज के दिनों में हम ऐसी क्विज का इस्तेमाल सिर्फ रट्टा मारने के लिए करते थे। सही कहा, बस परीक्षा पास करने के लिए या जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। अगर इन सवालों और इनके जवाबों को एक साथ रखकर देखा जाए तो कहानी बहुत ही गहरी हो जाती है। एकदम, ये सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं रह जाती, बल्कि एक पूरी टाइमलाइन बन जाती है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ सही उत्तर जानना नहीं है। हम इस लिस्ट से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐतिहासिक मील के पत्थर आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इतिहास रचने वाली भारत की कुछ प्रमुख महिलाओं की प्रगति की पूरी यात्रा को समझेंगे। सही कहा। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि कैसे एक साधारण सी प्रश्नोत्तरी हमें सीधे एक सदी से भी पुराने इतिहास में ले जा सकती है। ये सचमुच एक अलग नजरिया है। इस तरह के दस्तावेज एक खिड़की की तरह काम करते हैं। जब हम इन अलग अलग सवालों को जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा चित्र उभर कर आता है। और यही इस चर्चा का सबसे रोचक हिस्सा होने वाला है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत में दिया गया पहला और दूसरा सवाल ही हमें सीधे इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख और इसके शुरू होने के वर्ष के बारे में। हाँ, 8 मार्च की तारीख तो काफी जानी मानी है। ज्यादातर लोग इस दिन के बारे में जानते हैं, लेकिन जो तथ्य सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है इसका वर्ष। है कि हम आज से एक सदी से भी अधिक पुरानी बात कर रहे हैं। और 1911 के उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में महिलाओं को वोट देने तक का बुनियादी अधिकार नहीं मिला था। सोचने वाली बात है। काम करने की परिस्थितियां उस वक्त कितनी कठिन रही होंगी। बहुत कठिन। और समान वेतन या इक्वल पे जैसी बातें तो उस वक्त चर्चा में भी नहीं हुआ करती थी। तो उस दौर में एक ऐसे दिन की शुरुआत होना जो पूरी तरह से महिलाओं के अधिकारों को समर्पित हो, महज एक औपचारिकता नहीं थी। वो एक बहुत बड़ा एक क्रमिक विकास का शुरुआती कदम था। के बारे में हाँ, सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सामान्यतः कौन सा रंग जुड़ा हुआ है, और इसका सही जवाब है बैंगनी, यानी पर्पल रंग। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे आंदोलनों में रंग कभी भी बेतरतीब ढंग से यानी रैंडमली नहीं चुने जाते। इनके पीछे गहरा अर्थ होता है। तो इस बैंगनी रंग का क्या महत्व है? ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं के आंदोलनों में बैंगनी रंग को न्याय, गरिमा और एक समान अधिकार का प्रतीक माना गया है। न्याय और गरिमा, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। बिल्कुल, ये रंग उस गंभीरता और उस गहराई को दर्शाता है जो इस पूरे विमर्श के केंद्र में है। ये सिर्फ कोई सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह का विजुअल स्टेटमेंट है। ये तो एक तरह से बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देने वाली बात हो गई। रंग के जरिए एक वैश्विक संदेश। सही कहा। और जब हम इस आंदोलन की गंभीरता और इसके वैश्विक स्वरूप की बात करते हैं तो स्रोत में दिए गए एक और अहम तथ्य पे नजर जाती है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की भूमिका पर। हाँ, दस्तावेज के तीसरे और 10वें सवाल में सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया गया है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये संयुक्त राष्ट्र ही है जो आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाता है। और ये आधिकारिक मान्यता बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और बात सिर्फ मनाने तक सीमित नहीं है। हर साल इस दिन के लिए एक नई थीम भी घोषित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का इस तरह से जुड़ना इस पूरे मामले को किस दिशा में ले जाता है? यहाँ ये समझना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था द्वारा आधिकारिक मान्यता मिलने का सीधा सा मतलब ये है कि ये मुद्दा अब किसी एक देश या एक संस्कृति तक सीमित नहीं रह गया है। ये एक वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। एकदम। और जहां तक हर साल एक नई थीम घोषित करने की बात है, तो ये प्रक्रिया इस दिन को सिर्फ एक स्मृति दिवस यानी एक यादगार दिन बनकर रह जाने से रोकती है। यानी इसे वर्तमान से जोड़े रखती है। सही कहा। एक नई थीम का मतलब है दुनिया के सामने एक नया लक्ष्य रखना। ये सरकारों और संस्थाओं को उस दिशा में ठोस काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो मतलब ये हुआ कि बातचीत सिर्फ इस बात पर खत्म नहीं हो जाती कि अतीत में क्या हासिल किया गया, बल्कि फोकस इस बात पर रहता है कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। नई थीम ये सुनिश्चित करती है कि ये आंदोलन आज की समस्याओं के हिसाब से खुद को अपडेट करता रहे।
ये इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। अब तक हमने वैश्विक मंच पर इसके इतिहास और यूएन की भूमिका पर चर्चा की। अब यहाँ से हम इस चर्चा को भारत के संदर्भ में लाते हैं। हाँ, क्योंकि क्विज का अगला हिस्सा पूरी तरह से भारतीय महिलाओं के योगदान पर केंद्रित है। सही कहा। हमारे दस्तावेज में सवालों का जो अगला समूह है वो सीधे तौर पर भारत के सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन महिलाओं के बारे में है। स्रोत के 5वें और 6ठे सवाल में 2 बहुत ही प्रमुख नामों का जिक्र है। इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल। हाँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। किसी भी देश के लिए सत्ता के इन सर्वोच्च शिखरों पर महिलाओं का पहुंचना ग्लास सीलिंग तोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और ये ग्लास सीलिंग यानी वो अदृश्य रुकावट जो सदियों से चली आ रही थी, उसे तोड़ना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन पद्धतियों और सोचों को बदलने जैसा है जो महिलाओं को सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचने से रोकती थीं। अगर इस पर और गहराई से गौर किया जाए तो ये केवल कुछ व्यक्तियों की उपलब्धि भर नहीं है। जब हम नीति निर्माण के सर्वोच्च पदों की बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो पूरी सरकार चलाती हैं, हाँ, या राष्ट्रपति जो पूरे राष्ट्र की संवैधानिक प्रमुख होती हैं, जब वहां एक महिला पहुंचती है तो इसका असर पूरे समाज की मानसिकता पर पड़ता है। एक तरह से ये देश को एक नया नजरिया देता है। एकदम। ये समाज को ये दिखाता है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप की कोई एक निर्धारित छवि नहीं होती। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक संरचनाएं बहुत जटिल रही हैं, वहां सत्ता के इन सर्वोच्च शिखरों पर महिलाओं की उपस्थिति एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है कि नीतियां बनाने और देश की दिशा तय करने में उनकी भूमिका कितनी केंद्रीय है। सही कहा। ये तो हुई नीतियां बनाने की बात जो मैक्रो लेवल पर होती है, लेकिन हमारा स्रोत एक और दिलचस्प पहलू सामने रखता है जो सीधे जमीनी स्तर पर कानून लागू करने से जुड़ा है। हाँ, क्विज के बिल्कुल अंत में जो बोनस प्रश्न दिया गया है। बिल्कुल। ये सवाल भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के बारे में है और इसका उत्तर है किरण बेदी। पुलिस सेवा को तो परंपरागत रूप से बहुत ही कठोर और सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। और वहां एक महिला का प्रवेश करना और वहां नेतृत्व करना, ये एक अलग ही तरह की चुनौती रही होगी। सही बात है। जमीनी स्तर पर जाकर काम करना बिल्कुल अलग अनुभव होता है। और इसी अंतर को, इस कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। ये सबसे ऊंचे स्तर का नेतृत्व है, जिसे हम मैक्रो लेवल कह सकते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ एक आईपीएस अधिकारी का काम सीधे तौर पर कानून, व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ये माइक्रो लेवल यानी जमीनी स्तर का प्रशासन है, जहां कानून लागू होता है और सीधा टकराव होता है। एकदम सही। ये उन जगहों पर जाकर काम करने के बारे में है जहां हमेशा डायरेक्ट एक्शन की जरूरत होती है। तो ये बात सिर्फ सत्ता के शिखर तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि सिस्टम के हर स्तर पर अपनी जगह बनाने और उसे बेहतर करने की है। और जब हर स्तर पर ये भागीदारी दिखती है, तभी प्रशासन और समाज का ढांचा सही मायनों में संतुलित बन पाता है। भागीदारी के इस तरह सीमित न होने की बात आती है तो मुझे स्रोत के बचे हुए वो सवाल याद आ रहे हैं जो एक और नई तस्वीर पेश करते हैं। विज्ञान और साहित्य से जुड़े सवाल। हाँ, हमने राजनीति और प्रशासन की बात तो कर ली, लेकिन ये दस्तावेज हमें विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में भी ले जाता है। 7वें सवाल को ही देख लीजिए, जिसमें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल, और इसका उत्तर है कल्पना चावला। ये तथ्य तो हमेशा से ही एक अलग ही तरह का रोमांच पैदा करता है। जमीन से उठकर सीधे सितारों तक पहुंचना, अंतरिक्ष की यात्रा विज्ञान और तकनीक का सबसे चरम बिंदु है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन मानव जाति के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं, इसके लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं होता। सही कहा। इसके लिए बेहतरीन तकनीकी ज्ञान के साथ साथ असीम शारीरिक और मानसिक दृढ़ता भी चाहिए होती है। कल्पना चावला का वहां तक पहुंचना ये दर्शाता है कि जब विज्ञान और शोध की बात आती है तो क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। वो सचमुच एक प्रेरणा का स्रोत है। ये घटना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, हाँ, बल्कि इसने अनगिनत लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की पहुंच आखिर कहां तक हो सकती है। इसने सपनों को एक नई उड़ान दी। और कल्पना चावला की इस वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया से एकदम अलग हमारे पास स्रोत में साहित्य और करुणा के क्षेत्र के भी उदाहरण है। 8वां सवाल, हाँ, जिसमें पूछा गया है कि भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है।
जो कि सरोजिनी नायडू हैं। अब देखिए ना, कहाँ अंतरिक्ष का वो कठोर विज्ञान और कहाँ कविता और साहित्य की वो दुनिया जो पूरी तरह से भावनाओं और शब्दों पर टिकी है। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस लिस्ट को इतना खास बनाता है। सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि हर दिशा में प्रगति। सरोजिनी नायडू का उदाहरण हमें दिखाता है कि समाज को दिशा देने के लिए सिर्फ राजनीतिक सत्ता या तकनीकी ज्ञान ही जरूरी नहीं है। साहित्य और कला भी बहुत बड़े हथियार होते हैं। एकदम। उन्होंने अपने शब्दों और अपनी कविताओं की ताकत से लोगों को जोड़ा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो साहित्य अक्सर समाज का आईना होता है और सामाजिक बदलाव की जमीन भी तैयार करता है। सही कहा। और इसी कड़ी में जब हम दस्तावेज के 9वें सवाल पर आते हैं तो एक और बड़ा नाम सामने आता है। उस भारतीय महिला का जिक्र जिन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा। हाँ, ये एक बिल्कुल ही अलग आयाम है। मदर टेरेसा का उदाहरण इस पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा करता है। अगर हम ध्यान दें तो एक तरफ हमारे पास अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाला विज्ञान है, दूसरी तरफ राष्ट्र को जगाने वाला साहित्य है, और फिर निस्वार्थ सेवा और करुणा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शांति का संदेश देने का ये प्रयास है। बिल्कुल। मदर टेरेसा को 1979 में मिला नोबेल शांति पुरस्कार इस बात का प्रतीक है कि मानवता की सेवा भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहचानी जाती है। शांति स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तकनीकी विकास। तो अगर हम इन तीनों नामों को एक साथ देखें, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू और मदर टेरेसा, तो ये सामने आता है कि मानवीय क्षमता के अभिव्यक्ति के तरीके कितने विविध हो सकते हैं। सही कहा। विज्ञान का अनुशासन हो, साहित्य की रचनात्मकता हो या फिर मानवीय प्रयास, इन महिलाओं ने हर उस क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और यही बात इस दस्तावेज को एक मामूली क्विज से आगे ले जाती है। अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखकर सोचें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। इतिहास की किताबों में या किसी प्रश्नोत्तरी में दर्ज ये नाम सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये एक जीवंत प्रमाण है। एकदम। ये इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर मिलते हैं और दृढ़ संकल्प होता है तो किसी भी क्षेत्र में इतिहास रचा जा सकता है। ये जानकारी ये समझने में मदद करती है कि क्षमता किसी एक जेंडर, किसी एक पेशे या किसी एक बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। तो चलिए आज की इस शानदार और गहन चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, हमने शुरुआत की थी एक छोटे से बाइलिंगुअल क्विज से जो देखने में बहुत साधारण था, और वहां से हमने 1912 के उस ऐतिहासिक वर्ष का सफर तय किया जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव रखी गई थी। हमने ये भी समझा कि उस दौर की परिस्थितियां आज से कितनी अलग थीं। बिल्कुल। और उसके बाद हमने जाना कि कैसे बैंगनी रंग न्याय और गरिमा का एक बहुत ही सशक्त विजुअल स्टेटमेंट बन गया, और कैसे संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक मान्यता देकर और नई थीम शुरू करके इसे एक वैश्विक दिशा दी। ये वैश्विक दिशा ही इसे हमेशा प्रासंगिक बनाती है। सही कहा। और उसके बाद हमने वैश्विक मंच से भारत के संदर्भ में देखा कि कैसे इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल ने नीतियां बनाने के स्तर पर मैक्रो लेवल की ग्लास सीलिंग तोड़ी। और उसके तुरंत बाद किरण बेदी का जिक्र, जिन्होंने जमीनी स्तर पर माइक्रो लेवल पर कानून व्यवस्था में एक नया रास्ता बनाया। और अंत में हमने देखा कि प्रगति सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। अंतरिक्ष में कल्पना चावला की तकनीकी उड़ान से लेकर सरोजिनी नायडू के साहित्य की ताकत और मदर टेरेसा के शांति प्रयासों तक हर क्षेत्र में एक गहरी छाप छोड़ी है। ये सफर ये स्पष्ट करता है कि इस स्रोत के हर एक सवाल के पीछे एक पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने की और नए आयाम गढ़ने की कहानी छुपी है। समाज का पूरा विकास इन्हीं मील के पत्थरों से तय हुआ है। चर्चा का समापन करने से पहले एक ऐसी बात ध्यान में आती है जो आज के इस स्रोत से ही निकली है और काफी सोचने पर मजबूर करती है। हमने शुरुआत में बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एक नई थीम घोषित करता है। हाँ, और वो थीम उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता या चुनौती को दर्शाती है। सही कहा। तो अब क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति है तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। सब कुछ एक नए दौर से गुजर रहा है।
तो यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है कि भविष्य के दशकों में ऐसी कौन सी नई और बिल्कुल अनदेखी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं जिनके आधार पर आने वाले वर्षों में इस दिन की थीम तय करनी पड़ेगी। ये वाकई एक गहरा प्रश्न है। क्या आने वाले समय में चर्चा इस बात पर होगी कि डिजिटल दुनिया और इन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स में समानता कैसे लाई जाए, या फिर भविष्य के जो भी अनजाने संकट होंगे उनमें नेतृत्व की भूमिका किस तरह तय की जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आगे का रास्ता सोचने के लिए प्रेरित करता है। यही सवाल भविष्य के इतिहास की रूपरेखा तय करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि श्रोतों के इस विश्लेषण से निकली जानकारी हमेशा की तरह सोचने के कई नए दरवाजे खोलेगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।